तो लास्ट क्लास में मैं आपको वैलेंसी फैक्टर के बारे में बता रहा था। और वैलेंसी फैक्टर में मैंने अब तक आपको एलिमेंट एलिमेंट के केस में कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, कंपाउंड के केस में कैसे डिटरमाइन करते हैं। कंपाउंड के केस में मैंने आपको एसिडिक कंपाउंड और बेसिक कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर कैसे डिटरमाइन करते हैं ये बता चुका हूं। सॉल्ट्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, कंप्लीट सॉल्ट और इनकम्प्लीट सॉल्ट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट सॉल्ट को, कुछ एग्जांपल्स लेकर के मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। जिसमें कंप्लीट सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर में मैंने आपको बताया हुआ कि कंप्लीट सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल कैटायनिक चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनायनिक चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल कैटायनिक चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनायनिक चार्ज, ये वैलेंसी फैक्टर होता है कंप्लीट सॉल्ट का। ठीक है। अब जैसे देखो, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं अगर हम कंसीडर करते हैं पोटास एलम को, पोटास एलम, पोटास एलम क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 whole 3 dot 24H2 Al2SO4 thrice dot 24H2O। यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन है बट किस फॉर्म में? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए ये कंप्लीट सॉल्ट होगा। और अगर कंप्लीट सॉल्ट होगा तो हमें इसका वैलेंसी फैक्टर डिटरमाइन करना है। तो वैलेंसी फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कैटायनिक चार्ज कितना है और एनायनिक चार्ज कितना है। तो अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो 2K पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये K2SO4 को एनालाइज करने पे। और Al2SO4 थ्राइस को अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो मिलेगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। बाकी ये वाटर जो है ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल कैटायनिक चार्ज, टोटल कैटायनिक चार्ज कितना है? +2 एंड +6, तो टोटल कितना हो गया? +8। और अगर टोटल एनायनिक चार्ज आप देखो तो -2 एंड -6, तो टोटल -8। ठीक है, इसलिए इसका एन फैक्टर अगर आप कंसीडर करोगे तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 8। तो पोटास एलम का वैलेंसी फैक्टर 8 होना चाहिए। ये क्लियर है बेटा? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं कंसीडर कर रहा हूं इनकम्प्लीट सॉल्ट को। ठीक है, इनकम्प्लीट सॉल्ट, इनकम्प्लीट सॉल्ट। तो आप नोट करो इनकम्प्लीट सॉल्ट के बारे में, लिखो इनकम्प्लीट सॉल्ट, इनकम्प्लीट सॉल्ट, इनकम्प्लीट सॉल्ट may acts, incomplete salt may acts as acid, incomplete salt may acts as acid as well as base both. Incomplete salt may acts as acid as well as base both because they can donate, because they can donate as well as accept, because they can donate as well as accept hydrogen ion,
they can donate as well as accept hydrogen ion. Due to this fact, they are also called, amphiprotic salt. ठीक है, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट. प्रोटिक का मतलब हो गया कि प्रोटॉनिक इंटरैक्शन. तो प्रोटॉनिक इंटरैक्शन, अगर प्रोटॉन को हम कंसिडर करें तो प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव. भाई अगर आप हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है. तो अगर उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बचेगा क्या? सिर्फ प्रोटॉन बचेगा. तो H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं. तो जो एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है ये क्या करते हैं? ये प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं. मतलब ये H पॉजिटिव दे भी सकते हैं और H पॉजिटिव ले भी सकते हैं. ये एक साथ हाइड्रोजन आयन दे भी सकते हैं और हाइड्रोजन आयन ले भी सकते हैं, इसीलिए हम इनको एम्फीप्रोटिक सॉल्ट बोलते हैं. तो इनकम्प्लीट सॉल्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीप्रोटिक सॉल्ट. ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर ये एम्फीप्रोटिक है तो ऑब्वियसली ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेंगे. तो इसलिए यहाँ पे इनके लिए 2 वैलेंसी फैक्टर डिफाइंड होते हैं. तो इनके लिए 2 वैलेंसी फैक्टर डिफाइंड होते हैं. अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से 2 वैलेंसी फैक्टर हैं. तो if it acts as acid, then valency factor is equal to number of hydrogen ion which it can donate per molecule. ठीक है, तो अगर ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तब वैलेंसी फैक्टर होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन विच इट कैन डोनेट पर मॉलिक्यूल. तो पर मॉलिक्यूल ये कितने हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है. अब जैसे देखो हमारे पास है NaH2PO4. पहले बताओ ये कैसा सॉल्ट है? कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? ये कैसा सॉल्ट है? कंप्लीट सॉल्ट है. कंप्लीट. यस सर. तो आप सब गलत हो. हाइड्रोजन रिप्लेस और एनायन के साथ H पॉजिटिव. H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 है. इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है. तो यहाँ पे जो NaOH है, NaOH तो हाइड्रोक्सिल आयन को कंप्लीटली रिप्लेस कर रहा है, लेकिन जो H3PO4 है, H3PO4 अपना तीनों प्रोटॉन को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर रहा है. ये H3PO4 अगर आप देखोगे तो ये H3PO4 इसमें कन्वर्ट हुआ.
तो ये 3 प्रोटॉन अपना रिप्लेस कर सकता है, जबकि अभी इसके पास 2 प्रोटॉन यहाँ बचे हुए हैं, मतलब एक ही प्रोटॉन का ये रिप्लेसमेंट कर पाए, तो इसलिए ये एक इनकम्प्लीट सॉल्ट है। इनकम्प्लीट सॉल्ट है। तो अगर ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो मान लो हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां से प्रोडक्ट बन गया सोडियम कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम कैल्शियम फॉस्फेट N2H2O। अब अगर आप देखो तो ये जो NaH2PO4 है ये कन्वर्ट हुआ है इसमें, NaH2PO4 इसमें कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ पे हुआ क्या, ये इसने 2 हाइड्रोजन लूज कर दिए, 2 हाइड्रोजन इसने लूज किया है। तो ये बिहेव कर रहा है एसिड की तरह क्योंकि ये H पॉजिटिव दे रहा है, और ये बिहेव कर रहा है बेस की तरह क्योंकि ये OH नेगेटिव दे रहा है। ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये H पॉजिटिव दे रहा है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है बिकॉज ये OH नेगेटिव दे रहा है। तो अब आप देखो क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट सॉल्ट है और वो इनकम्प्लीट सॉल्ट H पॉजिटिव दे रहा है, मतलब वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो अब इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन विच इट कैन डोनेट पर मॉलिक्यूल। तो इसके एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसने अपने दोनों हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, तो इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2। ये क्लियर हुआ भाई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर पीछे वाला दिखा रहे हैं। अब क्यों कराया ये कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, रिएक्शन तो ऑब्वियसली कहीं भी हो सकती है, अब वो रिएक्शन क्यों हो रही है उसकी वजह जाननी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं, और ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है तो ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। किसी को भी ले सकते हैं ना सर पढ़ने के। हाँ, कोई जरूरी नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज करो, आप वहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो, आप वहां पे बेरियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो। नोट कर लिया भाई? यस सर। ये रिएक्शन है,
CaH2PO3 twice, CaH2PO3 twice plus CaOH twice gives CaH2CaHPO3 plus 2H2O. अब अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो पहले हमें पता करना है कि ये एक ऐसा सॉल्ट है, इस सॉल्ट का नेचर पता करना है। अब इस सॉल्ट का नेचर हम कैसे पता कर सकते हैं? तो सॉल्ट का नेचर पता करने के लिए देखेंगे इसका बेस क्या है और एसिड क्या है। तो कैल्शियम आयन है यहाँ पे कैटायन, और उससे 2 हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाएंगे तो बेस होगा यहाँ पे CaOH ट्वाइस, और उसके साथ 2H2PO3 नेगेटिव है तो 2H3PO3 रहा होगा। हर H2PO3 नेगेटिव के साथ एक एक H पॉजिटिव जोड़ोगे, ये H2PO3 नेगेटिव है बेटा, तो यहाँ पे सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो एक H पॉजिटिव जुड़ेगा जिससे ये न्यूट्रल हो जाए, तो 2H3PO3। अब आप देखो इसका वैलेंसी फैक्टर, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। अब बात आती है H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर क्या है। तो H3PO3 का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओ तो H3PO3 का स्ट्रक्चर जो है वो ये बनता है। इसमें आप देख सकते हो सिर्फ 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो सकता, तो इसका n फैक्टर 2 है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि भाई H3PO3 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है और ये कन्वर्ट हो गया है इसमें, H3PO3 इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन ऑलरेडी इसने रिप्लेस कर दिया है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी इसने रिप्लेस कर दिया है। अभी दिख तो यहां पे 2 रहे हैं लेकिन अब सिर्फ एक ही इसमें से फर्दर रिप्लेस हो पाएगा क्योंकि इसका n फैक्टर 2 है। अब ये बनने पे इसने एक H पॉजिटिव ऑलरेडी दे दिया है तो इसके पास अभी एक और H पॉजिटिव है जिसको ये डोनेट कर सकता है। रोहन, रोहन, ओके, मैंने सोचा कोई डिजाइन बना रहा तू। तो H3PO3 जो है ये 2 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है और ये एक हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद H2PO3 नेगेटिव बन गया, तो मतलब अभी सिर्फ एक और हाइड्रोजन है जिसको ये डोनेट कर सकता है। तो अब जरा यहां पे देखो बेटा, इसके अंदर जो है आपको कितने H2PO3 दिख रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 H2PO3 नेगेटिव है, इसके अंदर कितने H2PO3 नेगेटिव है, 2, और एक H2PO3 नेगेटिव एक हाइड्रोजन दे सकता है, तो 2 H2PO3 नेगेटिव कितने दे सकते हैं बताओ, 2 दे सकते हैं, ठीक है। और अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक। यहां पे आप देख रहे हो एक CaHPO3 में कितने हाइड्रोजन है, 1। तो 2 CaHPO3 में कितने हाइड्रोजन है बोलो, 2, ठीक है। यहां पे इसके अंदर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, ध्यान से पहले इस बात को समझना, यहां टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, यहां पे टोटल 4 है और यहां पे टोटल 2। तो इसका मतलब कितना हाइड्रोजन कम हो गया, 2 हाइड्रोजन कम हो गया ना। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन टोटल रिप्लेसमेंट के लिए थे और वो दोनों हाइड्रोजन इसने डोनेट कर दिए, ठीक है। इसके पास टोटल 2 हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट के लिए थे और वो दोनों हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया है। तो अब हम अगर इसका वैलेंसी फैक्टर को कंसीडर कर, पहली बात ये यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि H पॉजिटिव दे रहा है और ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर हम इसका n फैक्टर को कंसीडर करेंगे तो इसका n फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ये डोनेट कर रहा है इसलिए इसका n फैक्टर 2 होगा, -2H पॉजिटिव।
तो ये समझ में आया बेटा, इसका n फैक्टर 2 कैसे? यस सर। यस सर। Yes, sir. if it acts as base, then valency factor is equal to total number of hydrogen ion which it can accept per molecule. If it acts as base, then valency factor is equal to total number of hydrogen ion which it can accept per molecule. ठीक है, अब जैसे देखो, अगर हम कंसिडर करते हैं Na2 Na2HPO4 Na2HPO4 को कंसिडर कर रहे हैं और इसको हमने रिएक्ट कराया है H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे बन गया H3PO4 और बन गया Na2SO4। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो Na2HPO4 है ये कन्वर्ट हो रहा है H3PO4 में, Na2HPO4 H3PO4 में कन्वर्ट हो रहा है, और H2SO4 तो अगर कंसीडर करें तो ये कन्वर्ट हो रहा है Na2SO4 में। तो आप देख सकते हो कि इसके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसके पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये 2 हाइड्रोजन गेन कर रहा है। और यहाँ इसको देखो, यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये 2 हाइड्रोजन लूज कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है और ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। तो जो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है वो क्या है, वो है एसिड, और जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, बेस। ठीक है, तो ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो ये पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3, तो इसने 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होना चाहिए, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब आप यहां पे देखो, ये जो CaHSO3 ट्वाइस है,
तो CaHSO3 ट्वाइस का जो एनायन है वो एनायन बन गया ये, और H2SO4 जो हम कंसिडर कर रहे हैं, H2SO4 का जो H2SO4 यहाँ पे बेसिकली बन रहा है CaSO4। आप इसको इस तरीके से देखो, जो H2SO4 है उसका सल्फेट आयन इसके अंदर आ गया, और जो CaHSO3 ट्वाइस है, CaHSO3 ट्वाइस का जो HSO3 नेगेटिव वाला पार्ट है वो इसके अंदर आ गया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जो H2SO4 है ये प्रोटॉन लूज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 2 प्रोटॉन लूज कर रहा है, और ये जो CaHSO3 ट्वाइस है ये क्या कर रहा है, ये 2 प्रोटॉन गेन कर रहा है, ये 2 प्रोटॉन गेन कर रहा है। भाई देखो यहाँ पे टोटल इसके पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसके पास टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो मतलब 2 प्रोटॉन इसने गेन किया। तो इसलिए अगर हम वैलेंसी फैक्टर की बात करेंगे तो इसका वैलेंसी फैक्टर होना चाहिए 2, क्योंकि ये पर मॉलिक्यूल 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर हम इसके वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी 2 होना चाहिए, क्योंकि ये पर मॉलिक्यूल 2 प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे। ये क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने एसिड का वैलेंसी फैक्टर, बेस का वैलेंसी फैक्टर और सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे ये आपको बता दिया है। अब बात आती है वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिडॉक्स स्पीसीज। वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिडॉक्स स्पीसीज मतलब रिडॉक्स सब्सटेंस का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू, रिडॉक्स स्पीसीज का वैलेंसी फैक्टर हमें निकालना है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट magnitude of total change in oxidation state divided by stoichiometric coefficient of the redox species। तो इस तरीके से आप किसी भी रिडॉक्स स्पीसीज का वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हो। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ अ रिडॉक्स स्पीसीज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिडॉक्स स्पीसीज। फॉर एग्जांपल, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को कंसीडर करते हैं, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को हमने कंसीडर किया इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो ये एसिडिक मीडियम में जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये हमेशा, मान लो एसिडिक मीडियम के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर रहे हैं। ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे खुद रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये सिर्फ मीडियम प्रोवाइड कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट के लिए। तो प्रोड्यूस हो जाता है MnSO4, प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे MnSO4। अभी ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है और हमें बैलेंस रिएक्शन से मतलब भी नहीं है। तो पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू MnSO4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
for magnet ion plus H positive gets converted into Mn2 positive. आप यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे KMnO4 में, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बताओ? KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +7 प्लस, सही, +7। और यहां पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सल्फेट आयन का -2 है ना, तो मैग्नीज का +2 होना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है +7 से +2। तो अगर हम इसका वैलेंसी फैक्टर निकालें, अभी इसमें भी आप देख सकते हो KMnO4, तो ये +7 होगा पर मैग्नेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो अगर हम वैलेंसी फैक्टर कंसीडर करें, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 7 - 2 अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1। तो 7 - 2/1 मींस क्या आ गया? 5। तो वैलेंसी फैक्टर इसका क्या हो गया? 5। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब अगर आपसे बोला जाए कि भाई एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 Divide by 5. अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर क्या है? 5। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर वेट बाय 5 है। क्लियर? Yes, sir. सर 1 मिनट लिखने दो। इसी तरीके से अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को बेसिक मीडियम में कंसीडर करते हैं, ठीक है, बेसिक मीडियम में कंसीडर करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इन K2MnO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, और ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। एक तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, MnO4 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव gets converted into MnO4 2 नेगेटिव। तो यहां पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। और यहां पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ? +6. कितना? अरे +2 कैसे आ रहा भाई रोहन? +6 नहीं आएगा sir? +6 होना चाहिए। तो +7 से +6 का चेंज हो रहा है, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। 1 आ रहा है. तो n फैक्टर अगर आप देखो, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा? 7 - 6/1, तो 1 होगा। इसका मतलब यहां पे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होना चाहिए? Molecular weight of potassium permanganate by 1, यानी कि इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। अब देखो, अगर हम KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में कंसीडर करें,
एक्वस केवनोफोर। न्यूट्रल भी हो सकता है, कई बार स्लाइटली एसिडिक बोलते हैं, कई बार स्लाइटली बेसिक बोलते हैं। तो न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक मीडियम। तो यहां पे ये कन्वर्ट होता है इन Mn4 पॉजिटिव, Mn4 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब आप देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज क्या है। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +4। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। 7 - 4/1, 7 - 4/1 यानी कि 3। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड है बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख रहा हूं। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर 5 होता है, बेसिक मीडियम में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में अलग होगा, बेसिक मीडियम में अलग होगा, न्यूट्रल मीडियम में अलग होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर लिखना था। अच्छा, नेक्स्ट वीक से मैं क्लास का टाइमिंग बदल रहा हूं बेटा। क्या रखोगे सर? नेक्स्ट वीक से मैं क्लास का टाइमिंग रखूंगा 7:30 to 9। सुबह सर। सुबह? अरे सुबह ही 7:30 to 9 होता है क्या, शाम को नहीं होता है? शाम को सर। मैथ्स की क्लास होती है। मैथ्स की होती है बायो सर। की होती है सर। मैथ्स की क्लास होती है। हैं? मैथ्स की क्लास होती है सर। ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को मैथ की क्लास होती है 7:30 to 9। कब 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 होती है जरा बताना। ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। सैटरडे ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे जो है 7:30 to 9 मैथ्स की क्लास होती है। सुबह वाले और टाइम में रख लो सर। रुक जाओ। हाँ बेटा, मैं अब बायो बायो की क्लास, ये वाला स्लॉट जो फ्री होगा ना, मैं सर से बात कर लूंगा जो है, ये इस टाइम पे जो है आपकी क्लास रख लेंगे। मैं सर से अभी बात करूंगा, ठीक है? अभी फाइनल मत समझना, मैं अभी उसी के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। उसी टाइम तो पे रखो। ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे मैथ्स की क्लास होती है, ठीक है? यस इसका मतलब है कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे ये फ्री है। यस सर। ये टाइम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, मतलब एक तरीके से एक ऑल्टरनेट ही पकड़ लिया हमने। मंडे, फिर ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे, फिर थर्सडे नहीं फ्राइडे, फिर सैटरडे नहीं संडे। ठीक है, तो मैं जो है क्लास का ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटे करूंगा। अभी क्लास आपकी 1 hour 15 minute की होती है, तो 1.5 घंटे की आपकी 4 क्लास होगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। ठीक है, यस सर। ये आपके 5 क्लास होती है ना, यस सर। तो 5 की जगह पे आपके 4 क्लास होगी। ठीक है ना? ठीक है सर। और नेक्स्ट वीक से करेंगे उसको इम्प्लीमेंट। और मेडिकल स्टूडेंट जो है, मैं एक बार बायो वाले सर से बात कर लूंगा, ठीक है? अगर मैं 2 to 3:30 क्लास ये वाला स्लॉट फ्री कर रहा हूं ना, तो सर जो है स्लॉट में अपना टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बात कर लूंगा सर से, ठीक है? आपको टेंशन लेने की जरूरत है, मैं ही बात कर लूंगा। सर वो फिर जो संडे को ऑर्गेनिक वाली होती है वो तो होएगी ना? हाँ रुको, उसका उसका फिर उसी के हिसाब से जो है, जो 3 दिन आपका बच रहा है ना, यस सर। उसमें से 2 दिन रख लेंगे। ठीक है बेटा?
यस सर। ठीक है सर। यस सर। लेकिन ये नेक्स्ट वीक से इंप्लीमेंट होगा। इस वीक पे क्लास एज पर शेड्यूल जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगी, अगले वीक से ये इंप्लीमेंट होगा। अब जैसे देखो हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम में हमने इसको कंसीडर किया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इन क्रोमिक सल्फेट Cr2SO4 थ्राइस। बताओ जरा इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का वैलेंसी फैक्टर क्या है? सिक्स सर। सही है। यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इधर +12। दो, मतलब दो दो क्रोमियम की, एक की +6। यस सर। हाँ ठीक है, तो दो क्रोमियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +12, और इधर दो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। +6। वेरी गुड। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा? 12 - 6 का 12 - 6/1, यानी कि कितना? 6 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट बाय 6। मॉलिक्यूलर वेट बाई। डाइक्रोमेट डिवाइडेड बाय 6। अब आपको समझ में आ रहा है वो फाउंडेशन लेक्चर्स जो मैंने लिए थे क्यों लिया था? यस सर। यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट मैंने इसीलिए बताया था जिससे कि मैं यहाँ पे आपको ये वैलेंसी फैक्टर का कंसेप्ट को अच्छे से समझा सकूं। और उसी तरीके से आपने देखा कि जो मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आपको बताया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर ये जो बेसिसिटी मैं बता रहा हूं, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू बेसिसिटी, आपको वो समझ में नहीं आना था। क्लियर है? यस सर। यस। FeC2O4, ठीक है, FeC2O4 बोलते हैं इसको, फेरस ऑक्सलेट। इसको हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराया, तो ये बन गया फेरिक आयन और CO2 बन गया, फेरिक आयन एंड CO2 बन गया। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इसको ऑक्सीडाइज करके फेरिक आयन और CO2 में कन्वर्ट कर दिया। तो बताओ जरा इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा फेरस ऑक्सलेट का? सर 10। 10 आ गया। 10 तो आ नहीं सकता सर। सही बोल रहे हो। यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो 1 यूनिट का चेंज तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इधर हो गया। अब देखो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितनी है बताओ?
कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 हो जाएगी। +3। एक कार्बन की +3, तो दो कार्बन की +6 +6। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +4 +4। एक का +4 है ना? यस ये इधर अगर दो कार्बन था तो यहाँ भी तो दो कार्बन होना चाहिए। यस सर एक कार्बन का +4 है तो दो का कितना होगा? +8 +8। ठीक। अब जरा वैलेंसी फैक्टर देखो। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हुआ? 1 यूनिट का। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हुआ? अपॉन इस पूरे का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बेटा? 3 इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट बाई 3 होना चाहिए। आया समझ में सबको? कहाँ जा रहे हो मम्मी? अरे कौन कहाँ जा रहा है भाई? है? ओ का क्यों नहीं लिया? ओ का इसलिए नहीं लिया क्योंकि ओ का रिडॉक्स, ओ यहाँ पे रिडॉक्स चेन में इन्वॉल्व नहीं है बेटा। फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट में हम एल्कैली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मोस्टली इन एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं। इन्हीं को रेफरेंस बना करके दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलते हैं। बात समझ में आई? जो रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताया हुआ है उसके बेसिस पे देखोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और केस दे रहा हूं भाई, यहां बताना जरा। आर्सेनिक सल्फाइड है, इसको हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराए तो बन गया AsO4 3 नेगेटिव आर्सेनेट आयन, और बन गया सल्फेट आयन। आर्सेनेट आयन बन गया और सल्फेट आयन बन गया। बताओ जरा इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा आर्सेनिक सल्फाइड का? +3 है? पूरा टाइम लो, अच्छे से एनालिसिस करके बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखवाया हुआ है। तो टेस्ट डे तो आपका सैटरडे ही रखेंगे, ठीक है? यस सर 10 वैलेंसी फैक्टर 10।
ना, 10 गलत है। देखो, आर्सेनिक सल्फाइड को अगर हम कंसीडर करें तो आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो, आर्सेनिक और सल्फर ये दो एलिमेंट से बना है। अगर आप क्रिस क्रॉस रूल को अप्लाई करो तो क्रिस क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग इसका, इस पे जो चार्ज है वो 2 यूनिट होना चाहिए और इस पे चार्ज 3 यूनिट होना चाहिए, तब जाकर के ये कंपाउंड बनेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर, ये तो होगा। हाँ, तो अब ये हो गया, तो अब आगे बताता हूं। तो इसका मतलब है कि आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए +3 और सल्फर की होनी चाहिए -2। ये समझ में आया? यस सर। क्योंकि सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आर्सेनिक के कंपेयर में, इसलिए यह नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेगा। सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यह नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेगा। तो अब आप देखो, यहां पे 2 आर्सेनिक है बेटा, तो इधर भी 2 आर्सेनिक होना चाहिए। यहां पे 3 सल्फर है, तो यहां भी 3 सल्फर होना चाहिए। अब 2 आर्सेनिक की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +6 है कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, यहां पे 2 आर्सेनिक की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ? +5। 2 आर्सेनिक की इतना टाइम लग रहा है? +16। अरे +10 होना चाहिए, क्या कर रहे हो? AsO4 3 नेगेटिव है, आर्सेनिक का X मान लो, X +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -3। X +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -3, तो X इज इक्वल टू +5। तो एक आर्सेनेट आयन में आर्सेनिक की +5 है, तो 2 में +10 हो जाएगी। आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, एक ही होता अच्छा, अब देखो, यहां पे 3 सल्फर है, एक सल्फर का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। यस सर। है। तो 3 का कितना हो जाएगा? -6। यस सर। यहां पे सल्फर का कितना है बताओ? एक सल्फर का सर +6। एक का +6 है, तो 3 का कितना होगा? +18। +18। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 यूनिट का चेंज और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में 24 यूनिट का चेंज अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कितना आ गया ये? 28। 28। 28 आ गया। Equivalent weight of arsenic sulfide in this reaction is equal to molecular weight of arsenic sulfide divided by 28। 8। आया समझ में? यस सर। यस। यस सर। यस सर।
बताओ। 27। हाँ, जरा ओजस बता सारी बात। सबसे पहले यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 +3 है। और आयोडीन की? -1 और 3 एटम की -3 हो जाएगी। वेरी गुड। यहाँ पे क्रोमियम की? +6 आएगी। +6 है। यहाँ पे? यहाँ पे इसकी 7 आएगी और फिर इसके 3 एटम लेना तो 21 हो जाएगी, +21। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो n फैक्टर अगर कंसीडर करें तो 6 - 3 + 21 -3 -3 डिवाइड बाय 1, तो 24 + 3 27। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 27। आ रहा है समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इस Yes, तरीके sir. से हम किसी भी रिडॉक्स स्पीसीज का वैलेंसी फैक्टर को डिटरमाइन कर लेते हैं। अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस स्टेटमेंट लिखो। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, in a chemical reaction, in a chemical reaction, in a chemical reaction, reactants always react, reactants always react. According to this law, in a chemical reaction, reactants always react in terms of their equivalent masses, in terms of their equivalent masses, in terms of their equivalent masses. In a chemical reaction, reactants always react in terms of their equivalent masses, and number of gram equivalent and number of gram equivalent and number of gram equivalent
number of gram equivalent of all reactants and products, and number of gram equivalent of all reactants and products, all reactants and products involved in the reaction, involved in the reaction, number of gram equivalent of all reactants and products involved in a reaction are always equal, are always equal. Number of gram equivalent of all reactants and products involved in a reaction are always equal. तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं वो हमेशा एक दूसरे से इक्विवेलेंट मासेस के टर्म्स में कंबाइन करते हैं, ठीक है। वो रिएक्टेंट्स आपस में हमेशा इक्विवेलेंट मासेस के टर्म्स में कंबाइन करते हैं। यानी कि अगर हम एक रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट मास के बराबर अमाउंट को कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरे रिएक्टेंट का भी इक्विवेलेंट मास के बराबर अमाउंट वहां पे इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब जैसे अगर हम ऑक्सीजन को कंसीडर करें तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम अगर क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो वो क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन का 8 ग्राम क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 है और क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास 35.5। सर हाँ बोलो सर, एक बार यहाँ से रिपीट कर दो सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स and number of gram equivalent of all reactants and products involved in a reaction, and number of gram equivalent of all reactants and products involved in a reaction are always equal, are always equal। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं। इस स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं वो रिएक्टेंट आपस में हमेशा इक्विवेलेंट मासेस के टर्म्स में कंबाइन करेंगे। यानी कि एक रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट मास के बराबर जो अमाउंट है वो दूसरे रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट मास के बराबर अमाउंट से रिएक्ट करेगा। तो अब बात आती है ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम वैसे ही निकालते हैं जैसे नंबर ऑफ मोल को निकालते हैं, ठीक है। जैसे मोल को ग्राम मोल बोलते हैं वैसे ही यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट डिफाइन किया जा रहा है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of a substance number of gram equivalent of a substance is equal to amount of substance in gram, amount of substance in gram divided by equivalent mass of the substance। जैसे हम बोलते हैं ना किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है?
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो वहां पे डिनोमिनेटर में मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, यहां पे डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट मास आ रहा है। वहां पे हम नंबर ऑफ ग्राम मोल की बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? उस सब्सटेंस का अमाउंट इन ग्राम अपॉन उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अब जैसे देखो, अगर हमने एक केमिकल रिएक्शन को कंसीडर किया, मान लो रिएक्टेंट ए है, ये दूसरे रिएक्टेंट बी से कंबाइन करके प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी का फॉर्मेशन करता है। रिएक्टेंट ए कंबाइंस विथ रिएक्टेंट बी टू गिव प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी। अब यहां पे आप देखो, अगर इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ए का WA ग्राम इन्वॉल्व है और ये रिएक्टेंट बी के WB ग्राम से रिएक्ट करता है। रिएक्टेंट ए का WA ग्राम रिएक्टेंट बी के WB ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट करता है, ठीक है। और फाइनली प्रोडक्ट सी का WC ग्राम और प्रोडक्ट डी का WD ग्राम प्रोड्यूस होता है। WA ग्राम ऑफ रिएक्टेंट ए कंबाइंस विथ WB gram of reactant B completely to give WC gram of product C and WD gram of product D। और अगर मान लो इनके इक्विवेलेंट मास, इनके इक्विवेलेंट मास हमने कंसिडर किया EA, EB, EC और ED है, ये इनके इक्विवेलेंट मास है, EA, EB, EC एंड ED। तो हम यहां पे बोलेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, from law of chemical equivalence, number of gram equivalent of A, GEQ मतलब gram equivalent, number of gram equivalent of A, number of gram equivalent of A used is equal to number of gram equivalent of B used and this is equal to number of gram equivalent of C produced number of gram equivalent of C produced and this is equal to number of gram equivalent of D produced. Number of gram equivalent of A consumed is equal to number of gram equivalent of B consumed is equal to number of gram equivalent of C produced is equal to number of gram equivalent of D produced। ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कि किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व जितने भी रिएक्टेंट और जितने प्रोडक्ट्स हैं सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, ठीक है। जितना ग्राम इक्विवेलेंट पहले रिएक्टेंट का यूज होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे रिएक्टेंट का यूज होगा, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू WA अपॉन EA
अभी जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग, इज इक्वल टू WB अपॉन EB, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B हो गया, इज इक्वल टू WC अपॉन EC, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C हो गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। जी ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? ये हर इक्वेशन में हो सकता है ना? हाँ, किसी भी क्वेश्चन में। बस आपको ये देखना है कि जो अमाउंट आप कंसीडर कर रहे हो सारा का सारा अमाउंट रिएक्शन में यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट है। ओके सर। सर अगर एक्सेस हुआ तो हम फिर सिर्फ वही लेंगे। हाँ, सिर्फ वो अमाउंट लेंगे जो यूज हो रहे हैं, अनयूज्ड अमाउंट को नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। इसी लॉ को यूज करके हम आगे इक्विवेलेंट मास और एटॉमिक मास डिटर्मिनेशन मेथड्स को कंसीडर करेंगे। तो आप हेडिंग डालो, नोट करो, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, experimental method for determination of equivalent mass, experimental method for determination of equivalent mass, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास डिटर्मिनेशन के लिए हम कौन कौन से मेथड को यूज करते हैं, तो ये मेथड्स, फिर एटॉमिक मास डिटर्मिनेशन के लिए कौन से मेथड को हम यूज करते हैं, उनका डिटेल मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। सर एक बार इनकम्प्लीट सॉल्ट की डेफिनेशन बता दो। भाई इनकम्प्लीट सॉल्ट वो है जो एसिड और बेस के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, यानी कि एसिड के पास जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं वो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस किए बिना जो सॉल्ट बनता है वो इनकम्प्लीट सॉल्ट, या बेस के पास जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन है उन सारे हाइड्रोक्सिल आयन के रिप्लेसमेंट के बिना जो सॉल्ट बनता है वो इनकम्प्लीट सॉल्ट, ठीक है बेटा। ठीक है सर। ओके बेटा। सर हाँ बोलो बोलो। सर कमिंग सैटरडे को कोई टेस्ट